Hello students, I am back. Now my this video lecture is according to the syllabus of NEP 2024 BSc third year life science students. The topic is Lamarckism. I am going to deliver this lecture in a very simple and easy language. I use diagrams and flowcharts wherever it is necessary. Hope you will better understand the concept of Lamarckism by my this new video lecture. Now I am going to deliver the lecture on Lamarckism. First of all, Lamarckism is also known as theory of inheritance of acquired character. This theory was, as the name indicates, proposed by Lamarck in 1809 in his famous book Philosophy Zoologique. अब क्या होता है कि हम सबको पता है कि एनवायरनमेंट चेंज होती रहती है, तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो भी अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस आते हैं वो चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन तक पास आउट भी होते हैं। तो दिस लीड्स टू द ओरिजिन ऑफ अ न्यू स्पीसीज। तो organisms change during their lifetime in response to the environment, and these changes are passed on to the next generation. This leads to the origin of new species. This is the concept of Lamarck. Now we come towards the postulates of Lamarckism. जो Lamarckism है, it is based on four postulates. As you see, first is new need, second is use and disuse of organs, third is the effect of environment and inheritance of acquired characters, and fourth is the speciation. Now we move towards the first postulate. फर्स्ट पोस्टुलेट इज न्यू नीड्स। जैसे कि अभी हमने जाना कि भी एनवायरनमेंट चेंज होती रहती है, कंटिन्यूसली चेंज होती है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर न्यू नीड्स की जरूरत पड़ती है, नेसेसिटी पड़ती है। टू सेटिस्फाई दीज नीड्स ऑर्गेनिज्म अपने अंदर कुछ न्यू हैबिट्स एंड स्ट्रक्चर्स को डेवलप कर लेता है। तो न्यू हैबिट्स एंड स्ट्रक्चर्स were developed in an organism according to the changing environment. इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जिस टाइम पर पानी के अंदर, वाटर के अंदर फूड की शॉर्टेज हो जाती है तो वो एक्वेटिक एनिमल्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं लैंड की तरफ। जैसे वो लैंड की तरफ मूव करेंगे उनको एयर ब्रीथ करनी होगी, तो एयर ब्रीथिंग के लिए उनके अंदर लंग्स की डेवलपमेंट हो जाती है। तो एक्वेटिक एनिमल्स व्हेन मूव टू द लैंड्स they need to breathe air, so development of lungs takes place. तो आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि न्यू नीड्स के अकॉर्डिंग कैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू Lamarckism. Second postulate is use and disuse of organ. This is the one of the most important postulate of Lamarckism. पहले हम यूज ऑफ ऑर्गन्स की बात करेंगे। तो जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो अपने ऑर्गन्स को कंटिन्यूसली न्यू नीड्स के अकॉर्डिंग यूज करता रहेगा तो वो ऑर्गन्स उसके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एंड मोर डेवलप्ड हो जाएंगे। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे जिराफ का। जिराफ जैसे कि कंटिन्यूस स्ट्रेचिंग करते हुए उसकी जो नेक है वो लॉन्ग हो जाती है। इस एग्जांपल को हम आगे जाकर पूरी इलस्ट्रेशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। सेकेंड हम पढ़ेंगे डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गन्स अपने यूज नहीं करते हैं वो वीक होते जाते हैं एंड इवेंचुअली दे डिसअपियर। तो ठीक है, जिन ऑर्गन्स को हम यूज कर रहे हैं वो तो स्ट्रॉन्ग एंड मोर डेवलप हो जाते हैं, बट जिन ऑर्गन्स को हम यूज नहीं कर रहे वो वीक हो जाते हैं एंड इवेंचुअली दे डिसअपियर। इसके लिए हम एग्जाम्पल्स लेंगे बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच। जो ऑस्ट्रिच है वो अपनी फ्लाइंग एबिलिटी को लॉस्ट करता जा रहा है ड्यू टू द डिसयूज ऑफ विंग्स। क्या होता है कि जो ऑस्ट्रिच, जो एंसेस्टर ऑस्ट्रिच थे वो जिस लैंड पर रहते थे वो वहां पर प्लेंटी ऑफ फूड था, प्लेंटी ऑफ स्पेस था, तो उनको अपना फूड और स्पेस के लिए उड़ने की जरूरत ही नहीं फील हुई, तो उनके जो विंग्स थे वो यूज में नहीं रहे, तो इसलिए धीरे धीरे उनकी फ्लाइंग एबिलिटी खत्म हो गई। इसी तरह जो स्नेक्स का एग्जांपल हम ले तो स्नेक्स की क्रॉलिंग हैबिट्स की वजह से उनके जो लिम्स थे वो खत्म हो गए। इस एग्जांपल को भी हम आगे पूरा एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे।
थर्ड पोस्टुलेट इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स। क्या होता है कि भाई जैसे जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, जो ऑर्गेनिज्म है उसकी न्यू नीड्स की वजह से उनके अंदर नए चेंजेस आते रहते हैं। तो जो भी करेक्टर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू चेंजिंग एनवायरमेंट कंडीशंस के वजह से अपने अंदर लेके आता है, एक्वायर करता है, वो इनहेरिट होता है टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसके लिए हम फिर से एग्जाम्पल लेंगे जिराफ का, जिसने कंटिन्यूस स्ट्रेचिंग के थ्रू अपनी नेक को लॉन्ग कर लिया था, एंड इट पासिस दिस करेक्टर टू द इट्स ऑफस्प्रिंग्स आल्सो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है केव एनिमल्स का। जो केव एनिमल्स है उनको केव्स में रहना होता है, जहां पर बिल्कुल अंधेरा टाइप होता है, तो वो अपनी आईज को ज्यादा यूज नहीं करते। तो जो उनकी आईज है वो रिड्यूस्ड हो जाती है, एंड दे पास दिस करेक्टर ऑफ रिड्यूस्ड आईज टू देयर नेक्स्ट जनरेशन आल्सो। एक ब्लैक स्मिथ है, थर्ड एग्जाम्पल इज ब्लैक स्मिथ। जो ब्लैक स्मिथ एक लोहार है, उसके जो मसल्स होते हैं, आर्म मसल्स, वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, और वो अपने इन स्ट्रांग आर्म मसल्स को अपने चिल्ड्रंस तक भी इनहेरिट करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर कैसे होता है। फिर फोर्थ पोस्टुलेट है स्पीसिएशन। अब लेमार्क क्या कहता है कि हर जनरेशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो न्यू करेक्टर्स को एक्वायर करता है और उसको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करता है। तो धीरे धीरे ये न्यू करेक्टर्स क्या होता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं, एंड अल्टीमेटली अ न्यू स्पीसीज इज फॉर्म्ड। Thus, Lamarck got convinced that species were actually derived by the process of evolution from pre-existing species। यानी कि कोई भी स्पीसीज है वो इवोल्यूशन की प्रोसेस के थ्रू प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज से ही इवोल्व होती है। यानी कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं हम उन्हीं से ही डिराइव हुए हैं। अब आते हैं कौन से एविडेंसेस हैं जो लेमार्किज्म को फेवर करते हैं। तो एविडेंसेस इन फेवर ऑफ लेमार्किज्म, there are six evidences in favor of Lamarckism. We will study one by one all the evidences. First is the evolution of long neck in giraffe. जैसे कि हमने अभी पीछे भी पढ़ा कि जिराफ की लॉन्ग नेक हो जाती है, जिसको वो अपने एंसेस्टर अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसमिट करता है। तो एक्चुअली में क्या था, जो ये जिराफ थे, ये इनके जो एंसेस्टर्स थे वो डियर लाइक थे। अब डियर लाइक थे तो उनकी जो नेक थी वो शॉर्ट थी, फोर लिम्स भी शॉर्ट थे, और वो ग्रास पर ग्रेजिंग किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ। जो रिच ग्रास थी या रिच वेजिटेशन थी, दैट वाज रिप्लेस्ड बाय अ फ्यू हाई ट्रीज। अब क्योंकि पेड़ ऊंचे थे, जो जिराफ के एंसेस्टर्स थे, डियर लाइक थे, वो छोटे थे साइज में, और उनको खाना था लीव्स। तो टू ऑब्टेन देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ लीव्स फ्रॉम द हाई ट्रीज, उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, अपनी नेक को स्ट्रेच करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो ट्रीज के लीव्स तक पहुंच सके। साथ ही साथ उनको अपनी फोर लिम्स को भी स्ट्रेच करना पड़ा, ताकि फोर लिम्स के थ्रू उनकी गर्दन अच्छी तरह से स्ट्रेच होकर हाई ट्रीज तक पहुंच सके। बट हिंड लिम्स वर नॉट सब्जेक्टेड टू दिस स्ट्रेस, सो दिस रिजल्टेड इन द इलोंगेशन ऑफ नेक एंड फोर लिम्स। जिराफ ने क्या किया, इस ट्रेट को नेक्स्ट जनरेशन तक भी इनहेरिट किया, और आज हमारे पास प्रेजेंट डे लॉन्ग नेक एंड फोर लिम जिराफ्स आर प्रेजेंट। तो जिराफ की इवोल्यूशन कहां से हुई, फ्रॉम द डियर लाइक एंसेस्टर्स, जिनकी नेक एंड फोर लिम्स शॉर्ट थे। बट हमारे प्रेजेंट डे जिराफ के जो नेक एंड फोर लिम्स है, दीज आर लॉन्ग टू ऑब्टेन फूड इन द फॉर्म ऑफ लीव्स फ्रॉम द हाई ट्रीज। You can better understand this topic of present day giraffe from this diagram. You can clearly see जो ancestral giraffe थे वो deer like थे, छोटे छोटे थे, हाइट भी आपने देख ली, ग्रास खा रहे हैं। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी नेक और फोर लिम्स को स्ट्रेच करना स्टार्ट कर दिया। देखो ट्री आ गई, पहले सिर्फ ग्रास थी, फिर ट्रीज आ गए, और धीरे धीरे आप लास्ट में देखोगे जो प्रेजेंट डे जिराफ है, दिस इज विद द लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग फोर लिम्स। बट हिंड लिम्स पर कोई स्ट्रेस नहीं पड़ा, इसलिए हिंड लिम्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू इलोंगेशन इन लेंथ, वो जैसे थे वैसे के वैसे ही रहे।
तो ये डायग्राम आपको क्लियरली बताएगा इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट डे जिराफ। नेक्स्ट एविडेंस है हमारा इवोल्यूशन ऑफ स्नेक्स। अभी हमने पीछे भी एग्जांपल पढ़ा कि भी जो स्नेक्स है ड्यू टू देयर क्रॉलिंग या क्रीपिंग एक्टिविटी उनकी जो लेग्स थी वो डिसअपियर होगी। तो एक्चुअली में क्या था, जो स्नेक्स थे इनके जो एंसेस्टर्स थे वो लिजर्ट लाइक थे। तो लिजर्ट लाइक रेप्टाइल्स थे विद लिम्स। तो उनको क्या हुआ, इन लिजर्ट लाइक रेप्टाइल्स को अपने आप को प्रोटेक्ट करना था फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स। सो दे स्टार्ट क्रीपिंग एंड दे स्टार्टेड लिविंग इन द बुरोस। अब क्या हुआ, क्रीपिंग एंड बुरोइंग करने के लिए उनको लेग्स की कोई जरूरत नहीं थी, तो उनको रेंग कर चलना था। सो लेग्स ग्रेजुअली डिसअपियर। बट अब क्रीपिंग के टाइम पर उनको अपनी बॉडी को स्ट्रेच भी करना था। सो बॉडी ग्रेजुअली बिकेम elongated. This resulted in the evolution of limbless and long cylinder body snakes. थर्ड एविडेंस इज इवोल्यूशन ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स। अब जो एक्वेटिक बर्ड्स है इनके जो एंसेस्टर्स थे वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के थे, but due to the deficiency of food on land and severe competition they have to move towards the water for the aquatic mode of life. अब क्या हुआ, पानी में रहने के लिए आपने देखा होगा कि जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं उनके जो टोज होते हैं वो बहुत ही चौड़े चौड़े होते हैं, वेब लाइक होते हैं फॉर द वार्डिंग पर्पस। तो डेवलपमेंट ऑफ वेब्स बाय स्ट्रेचिंग द स्किन बिटवीन देयर टोज फॉर द वार्डिंग पर्पस। अब क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि जितने भी एक्वेटिक बर्ड्स है वो बहुत दूर तक फ्लाई नहीं करते, वो थोड़ा सा उड़ते हैं, हल्का सा उड़ते हैं, पानी में बैठ जाते हैं, फिर हल्का सा उड़ते हैं, फिर बैठ जाते हैं, वो लॉन्ग फ्लाइट नहीं करते। तो रिडक्शन ऑफ विंग्स ड्यू टू देयर कंटिन्यूड डिसयूज। दिस रिजल्टेड इन द इवोल्यूशन ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स विद वेब टोज एंड रिड्यूस्ड विंग्स। अब आप इस फिगर में अच्छी तरह से देख लोगे कि इवोल्यूशन ऑफ स्नेक कैसे है। फर्स्ट फोटो में आपको दिखा रखा है रेप्टाइल लाइक, लिजर्ड लाइक रेप्टाइल्स जिनकी लिम्स भी हैं, आपको क्लियरली दिखेगा कि ये लिजर्ड लाइक है। लेकिन नेक्स्ट फोटो में आप देखोगे कि दे लिम्स डिसअपियर, बॉडी बिकम्स elongated फॉर द क्रीपिंग एंड burrowing एक्टिविटी टू प्रोटेक्ट themselves फ्रॉम द predators. नेक्स्ट फोटो आप देखोगे इवोल्यूशन ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल एंसेस्टर्स। आप फर्स्ट फोटो में इसमें देखोगे कि जो उनके एंसेस्टर्स थे वो टेरेस्ट्रियल थे। आप उनके पैर देखो, टोज देखो कि टोज कैसे थे, उनके फेदर्स देखो, विंग्स देखो कि विंग्स कैसे थे। आप देखोगे लंबे लंबे विंग्स हैं और जो उनके टोज है वो भी इतने वेब वाले कंडीशन में नहीं है, मतलब उनकी फिंगर्स की, टोज की स्ट्रेचिंग नहीं हुई है। लेकिन आप सेकंड फोटोग्राफ में देखोगे कि जो स्किन है टोज की वो स्ट्रेच करके वेब लाइक कंडीशन में आ गई है। फिर आप उनके विंग्स देखो, बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में विंग्स हैं क्योंकि उनको ज्यादा फ्लाई नहीं करना, उनको हल्का फुल्का फ्लाई करके वापस पानी में ही रहना है। तो आई होप यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस विद these diagrams. नेक्स्ट एविडेंस इज इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। जो हॉर्स के एंसेस्टर्स थे वो सॉफ्ट ग्राउंड पर रहते थे, जिसकी वजह से जो उनकी लेग्स थी वो बहुत ही शॉर्ट थी और उनके जो फोर लिम्स थे उसके अंदर 4 फंक्शनल डिजिट्स थी और हिंड लिम्स में 3 फंक्शनल टोज थे। आपने आजकल के हॉर्स देखे होंगे, उनके सिर्फ एक ही फोर लिम्ब में और हिंड लिम्ब में एक ही टो होता है, बट एंसेस्टर्स के पास 4 फिंगर्स, 3 टोज थे। बट धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होता गया, सॉफ्ट ग्राउंड जो थी वो ड्राई लैंड्स में कन्वर्ट हो गई। सो जो उनको अब ग्रेजिंग करनी थी हार्ड ग्रास पर करनी थी, जिसकी वजह से जो उनकी लेग्स की लेंथ है वो इंक्रीज हो गई। फंक्शनल डिजिट्स चाहे आप फोर लिम्स के कहो चाहे आप हिंड लिम्स के कहो रिड्यूस हो गए, सिर्फ 1 डिजिट रह गई, जिसकी वजह से दे आर नोन एज अंगुली ग्रेड्स। उन्होंने फास्ट रनिंग स्टार्ट कर दी ऑन द हार्ड ग्राउंड। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स आपके एनईपी के सब कोर्स में पूरा का पूरा एक चैप्टर है, तो हम इसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ उस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें आपने हल्का सा इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट एविडेंस इज इवोल्यूशन ऑफ द फ्लाइटलेस बर्ड्स, कीवी, ऑस्ट्रिच, एमू। अब क्या है कि आपने पीछे भी पढ़ा, मैंने बताया है आपको कि भी जो
ऑस्ट्रिच के एंसेस्टर्स थे वो ऐसी लैंड पर रहते थे जहां पर प्लेंटी ऑफ फूड एंड स्पेस अवेलेबल था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनको ना तो फूड के लिए कोई कंपटीशन करना था, ना स्पेस के लिए कोई कंपटीशन करना था, तो उन्होंने उड़ना छोड़ दिया। तो जिसकी वजह से उनकी फ्लाइंग एबिलिटी लॉस्ट होती चली गई। अब फ्लाइंग नहीं करेंगे तो उनके जो विंग्स थे वो भी डीजनरेट होना स्टार्ट हो गए, लीडिंग टू दिस लीड्स टू द इवोल्यूशन ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स। नेक्स्ट एविडेंस इज इवोल्यूशन ऑफ द डियर। जो प्रेजेंट डे डियर्स हैं ये फास्ट रनर्स हैं, बट एक्चुअली में जो इनके एंसेस्टर्स थे वो फास्ट रनर्स नहीं थे, लेकिन इनको अपने आप को प्रीडेटर से बचाना था, इसलिए इन्होंने फास्ट रनिंग स्टार्ट कर दी। तो यानी कि जो एंसेस्टर्स थे डियर के वो स्लो रनर्स थे, और जो प्रेजेंट डे डियर हैं दीज आर द फास्ट रनर्स। इस डायग्राम में आप इस फोटो में आपको क्लियरली दिख जाएगा इवोल्यूशन ऑफ द हॉर्स। आप देखोगे कि जो इनके एंसेस्टर हॉर्स है वो बिल्कुल ही गोट लाइक है, छोटे से हैं, फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि भी उनका साइज इंक्रीज होता चला गया। इस डायग्राम में अगर आप नीचे देखोगे तो 4 लिंब का दिखा रखा है, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि 4 लिंब में 4 फंक्शनल डिजिट्स हैं, फिंगर्स हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी रिडक्शन स्टार्ट हो गई है और अल्टीमेटली ओनली 1 digit is available, which is known as hoof in the modern horse. So in this way evolution of the horse occurs. Now this is the evolution of the flightless birds. First diagram is kiwi, second is of ostrich, and third is of emu. एंड दिस शोज द इवोल्यूशन ऑफ द डियर। आप ऊपर फोटो में ऊपर से देखना स्टार्ट करोगे तो दीज आर द एंसेस्टर ऑफ द डियर। आप देखोगे स्लो रनर्स हैं, फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि उनकी लिम्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही हैं और अब ये बन गए हैं फास्ट रनर्स। अब कोई भी थ्योरी आती है तो उसका क्रिटिसिज्म भी होता है, बहुत लोग होते हैं उसको क्रिटिसाइज करने के लिए। तो लेमार्किज्म भी एक्सपोज हुआ सीवियर क्रिटिसिज्म के। क्यूवियर एंड विसमैन मेन क्रिटिक्स थे इसके। और सबसे पहले हम क्रिटिसिज्म में पढ़ेंगे विसमैन एक्सपेरिमेंट। विसमैन ने क्या की, प्रपोज की थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। According to Weismann, each organism has 2 types of cells. First is the germ cells and second is the somatic cells. जो germ cells हैं, these are found in the bonnets and these are heritable, यानी कि ये पास करेंगे कोई भी heritable material to the next generation. But जो somatic cells हैं, ये body की formation करते हैं and do not pass heritable material to the next generation. अब क्या होता है कि जो भी हमने पीछे पोस्टुलेट पढ़ी, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, तो ये सिर्फ सोमेटिक सेल्स को इफेक्ट करते हैं। इट मीन्स एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू द सोमेटिक सेल्स अलोन एंड डू नॉट इन्फ्लुएंस द जर्म सेल्स। यानी कि कोई भी कैरेक्टर है जो हमने एक्वायर किया है वो सिर्फ सोमेटिक सेल्स को ही इफेक्ट करेगा। इसको प्रूव करने के लिए विसमैन ने क्या किया कि 22 जनरेशंस तक रैट की जो टेल थी उसको कट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जितने टाइम भी उसने उनको ब्रीड करने के लिए अलाउ किया, हमेशा टेल के साथ रैट्स प्रोड्यूस हुए, यानी कि टेल लेस रैट्स वर नेवर बोर्न। इट मीन्स इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द सोमेटिक सेल्स ओनली। नेक्स्ट इज द टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज। अब क्या होता है कि लेमार्क ने कहा कि भी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि जिस ऑर्गन को हम जितने ज्यादा यूज करेंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एंड वेल डेवलप्ड हो जाएगा। बट हियर इज द केस, हम हैं, ह्यूमन बीइंग है, अपनी आइज को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो हमारी आइज को और एज के साथ साथ और स्ट्रॉन्ग एंड वेल डेवलप्ड हो जाना चाहिए था, बट वी डेवलप सम डिफेक्ट्स इंस्टेड ऑफ बीइंग improved. So this is the main example of tendency to increase in size. Third criticism, कुछ experiments है which discarded the law of inheritance of acquired characters. तो जैसे कि boring, यहाँ पर boxing लिखा हुआ है, तो ये this is good. Actually this is boring of pinna of external ear and nose in the Indian woman. Second example इसमें आता है tight waist of the European ladies. Third example is small sized feet of Chinese women, and fourth is the presence of weak muscles in the son of a wrestler. एक wrestler है,
के जो मसल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बट जरूरी नहीं कि उसके बेटे के भी मसल्स स्ट्रांग हो, वो वीक भी हो सकते हैं। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि अगर किसी भी वजह से पेरेंट्स ब्लाइंड हो जाए, डेफ हो जाए, लेम हो जाए, तो ये जरूरी नहीं है बिफोर प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनके जो ऑफस्प्रिंग्स है वो भी ब्लाइंड, डेफ एंड लेम ही होंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये डिस्कार्ड करते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज पैवलोव एक्सपेरिमेंट। पैवलोव ने क्या किया, माइस को ट्रेन किया कि भी अगर घंटी बजाएंगे, बेल बजाएंगे तो वो फूड खाने के लिए आ जाएंगे, बट दिस ट्रेनिंग वाज नॉट इनहेरिटेड, दस लेमार्किज्म वाज रिजेक्टेड। नेक्स्ट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लेमार्किज्म। चाहे लेमार्क कुछ एस्पेक्ट्स को फेल हो गया एक्सप्लेन करने के लिए, बट फिर भी इट हैज सम सिग्निफिकेंस। First is that it was the first comprehensive theory of biological evolution. Second is it nicely explains the existence of vestigial organs in animals due to their continuous disuse. Third is it explains the development of strong jaw muscles and claws in the carnivores due to their continued extra use. And next is it stimulated other biologists to look for the mechanism of organic evolution. इसी वजह से दूसरे बायोलॉजिस्ट इसकी तरफ स्टिमुलेट हुए ताकि वो इस पर कुछ काम कर सके। अब लेमार्क को भी सुधारने के लिए नई थ्योरी आई विच इज नोन एज न्यू लेमार्किज्म। इट वाज मेनली गिवन बाय मॉर्गन एंड को। अकॉर्डिंग टू हिम, the acquired characters which become incorporated in the germplasm are inheritable and accumulate generation after generation resulting in the origin of new species. यानी कि जितने भी एक्वायर्ड करेक्टर जर्म प्लाज्म में इनकॉर्पोरेट हुए, तो जर्म प्लाज्म क्या है, ये हेरिटेबल है, तो इसने जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनको हेरिटेबल करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि पास आउट करना स्टार्ट कर दिया, विच रिजल्टेड इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। न्यू लेमार्किज्म ने तीन पोस्टुलेट्स दिए। फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स फ्रॉम द सोमेटिक सेल्स। तो पहले हम यही पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स फ्रॉम द सोमेटिक सेल्स। इसने क्या इंडिकेट किया कि सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स मेक अप इन द टू सेल लाइन्स। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है कि जैसे अर्थवर्म है, अगर अर्थवर्म का कोई भी अर्थवर्म को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दें और एक हिस्से के पास कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ना हो, तब भी वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स। डिश ने क्या किया कि कंप्लीट ह्यूमन एम्ब्रियो को फॉर्म कर दिया फ्रॉम ए पार्ट ऑफ एग और फ्रॉम द आइसोलेटेड अर्ली ब्लास्टोमियर्स। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन जर्म सेल्स थ्रू द सोमेटिक सेल्स। हैरिसन ने इसके लिए एक्सपेरिमेंट दिया। उसने एक पेल वेराइटी ऑफ मोथली सेलिनिया की, उसने उसको मैंगनीज कोटेड फूड को फीड करना स्टार्ट कर दिया। तो जब उसने इसकी ब्रीडिंग करवाई तो मिलेनिक वेराइटी ऑफ मोथ्स आर प्रोड्यूस। तो इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट आ गया ऑन द जर्म सेल्स। समर ने क्या किया, उसने व्हाइट माइस लिया, उसको हाई टेम्परेचर पर रियरिंग स्टार्ट कर दी उसकी। तो उसने पाया कि भाई जो माइस था हाई टेम्परेचर पर रियरिंग कर रखी है, उसकी लॉन्ग बॉडी होगी, लॉन्ग टेल होगी, लॉन्ग हिंडलिम्स होगी, एंड दिस करेक्टर वाज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। मैकडुगल ने क्या किया, रैट लिए उनको एस्केप रूट्स के थ्रू ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया टू follow through a tank of the water for about 40 से 50 generations। एंड उसने क्या किया कि धीरे धीरे ये एरर्स, लर्निंग एरर्स कम होती चली गई जनरेशन आफ्टर जनरेशन, प्रूविंग दैट एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड टू द फॉलोइंग जनरेशंस। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट डायरेक्टली ऑन द जर्म सेल्स। टॉवर ने इसके लिए मेन एक्सपेरिमेंट किया। उसने कुछ पोटैटो बीटल्स ली, उसको एबनॉर्मल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पर रियरिंग करनी स्टार्ट कर दी, बट ऐसी स्टेज पर वह जब उनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो रहे थे, तो उसने क्या पाया कि भी इस टाइम पर जब ऑफस्प्रिंग्स आए तो ऑफस्प्रिंग्स ने कलर वेरिएशन शो करी विच इज पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसी तरह मूलर का एक्सपेरिमेंट है, हीरोबैक का एक्सपेरिमेंट है। मूलर ने क्या किया, एक्स रेज का रोल बताया इन द हेरिटेबल वेरिएशंस इन ड्रोसोफिला, एंड
यूरबैक ने क्या किया इन कोलैबोरेशन विद रॉबिन्सन एंड कार उसने ड्रोसोफिला में कुछ हेरिटेबल चेंजेस को प्रोड्यूस किया बाय यूजिंग सर्टेन म्यूटाजेंस लाइक मस्टर्ड गैस. Thus, neo-Lamarckism proves that first is the germ cells are influenced by the environmental changes. Second is the germ cells may carry acquired or somatic variations to the offspring, जैसा कि हमने हैरिसन के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा. Third is the germ cells may be affected directly by the environmental factor, जैसे कि हमने टावर के पोटैटो बीटल्स वाले एग्जाम्पल में पढ़ा. नेक्स्ट इज द सोमेटिक कैरेक्टर्स आर द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स एंड एनवायरमेंट. इट मीन्स एनवायरमेंट डज अफेक्ट द जीन एक्सप्रेशन. तो मॉडर्न व्यू जो सा है यानी कि नियो-लैमार्किज्म जो सा है वो स्टेट करता है that only those characters are inherited which affects the germ cell, while others affecting somatic cells are not inherited. जबकि लेमार्क ने क्या कहा था कि जो भी करेक्टर है वो सोमेटिक सेल्स में हुए थे, जो भी चेंजेस हुए थे वो सोमेटिक सेल्स में हुए थे. और नियो-लैमार्किज्म क्या कहता है कि भी जो भी चेंजेस हैं जो जर्म सेल्स में होंगे सिर्फ वही इनहेरिट होंगे और नहीं होंगे. So this is the summary and thanks.